हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। और आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं आपके क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7, नाम है ट्राइंगल्स। तो पहले टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं बता देता हूं कि इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ने वाले हैं। ये स्पेशली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स है, टर्म 1 के बेस्ड पर है। अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा सब कुछ कवर करेंगे। एनसीईआरटी में जितना थ्योरम है कवर करेंगे, उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट है तो करवा दूंगा। और मैं बोलता हूं जो जकास क्लासेस से अच्छे से पढ़ता है, इसके बाद हमारे एमसीक्यू की सीरीज भी आएगी, उसमें जो बहुत अच्छे से उसको भी देखेगा, मतलब इसको पढ़ेगा। इस बार क्या क्वेश्चन आएंगे टर्म 1 में, कैसे क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप, वो भी देख लिया। और मैं जितना बताता हूं, क्या बोलता हूं, थोड़ा पढ़ो फिर एमसीक्यू देखेंगे। जब टाइम आएगा मैं बताऊंगा। अगर कुछ भूल रहे हो तो उसको याद करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है याद, बार बार देखो। तो मेरी बात माना, और ये लेक्चर जिसने भी देखा ना, उसके आज तक के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और अगर नहीं आए तो वो ये तुम पक्का कर लो कि वो पेपर छोड़ के आया है, मतलब तुम्हें कम नंबर लाने के लिए पेपर छोड़ के आना पड़ेगा। मैं तुम्हें उतना एक्सपर्ट करा दूंगा इस वाले टॉपिक में। सो बिफोर आई मूव टू द ट्राइंगल, पहले कुछ बातें मैं बता देता हूं इसके बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, जो बुक में नहीं है पर जानना जरूरी है। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल इज ए पॉलीगॉन। ट्राइंगल क्या है? पॉलीगॉन एनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स। तो ये एक पॉलीगॉन है जिसके पास कितने साइड्स है? 3 साइड से एनक्लोज्ड है। एनक्लोज्ड मतलब क्या? क्लोज्ड है बाय 3 साइड्स। तो इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूं तुम्हें कि अगर एक ट्राइंगल मान लो ये है, तो इसमें 3 साइड्स है, तो क्या ये भी एक ट्राइंगल है? इसमें भी तो 3 साइड्स है। नहीं है, बिकॉज ये एनक्लोज्ड नहीं है, चारों तरफ से ये क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये ट्राइंगल नहीं है और ये ट्राइंगल है। समझ गए? और क्या होता है, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स तो होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। और तीनों एंगल्स का सम जो होता है, तीनों एंगल मतलब ये मान लो ट्राइंगल ए बी सी है, दिस इंप्लाइज सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ गए? हो गया तुम्हें क्लियर? अब देखो, इसके साथ साथ तुम्हें और क्या करना है कि एक ट्राइंगल जो होता है उसी में किसी भी 2 साइड ले लो। मान लो ये है 3 cm, ये मान लो 3 cm। ये cm तो नहीं है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा यूनिट है, पर हम मान लेते हैं क्योंकि तुम पेपर में ड्रॉ करोगे तो cm में ड्रॉ करोगे। और ये मान लो है 4 cm, थोड़ा बड़ा है, या फिर इसको 2 cm ले जाते हैं, थोड़ा छोटा है। कोई कुछ भी ले सकते हो तुम अपने मर्जी से, कुछ भी तो नहीं ले सकते। एक क्राइटेरिया मैं बताने जा रहा हूं कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स का एक एक मेजरमेंट होता है। और किसी भी ट्राइंगल में तुम किसी भी 2 साइड्स को मिला दोगे, सम कर दोगे, तो उसका समेशन हमेशा उसके तीसरे साइड जिसको हम मिलाए नहीं है उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहां पे कोई 2 साइड लो, ये वाला साइड और ये वाला साइड लेते हैं तो कितना होता है? 3 + 3 = 6। और ये क्या 2 cm से बड़ा है? बिल्कुल है, और होना भी चाहिए। और कोई 2 ले जाओ, ये वाला और ये वाला ले जाओ, 3 + 2 = 5 ग्रेटर देन 3। बचा कौन? मतलब कोई भी 2 साइड, ऐसे कोई भी मेजरमेंट हो। मान लो अगर कुछ ऐसा मेजरमेंट है, एक ट्राइंगल है मान लो ऐसा, और यहां पे मान लो ये 2 है, ये 1 है, और ये मान लो 2 है। तो यहां पे भी देखो 2 + 2 4, 1 से बड़ा है, 2 + 1 3, 2 से बड़ा है, और कोई 1 + 2 3, 2 से बड़ा है। और मान लो कोई ऐसा एक ट्राइंगल है जिसमें ये 2 cm है, ये 2 cm है, ये 4 cm है। 4 cm नहीं, ये मान लो 5 cm है। तो यहां पे एक चीज तुम समझ जाना, या फिर 4 cm भी होता तो 2 + 2 मिलाने पर 4 हो रहा है, 5 से छोटा है। और हमने क्या पता किया था कि कोई भी ट्राइंगल में किसी भी 2 साइड का समेशन उसके तीसरे वाले साइड से ज्यादा होता है। अगर नहीं हो रहा है तो ये एक ट्राइंगल नहीं है। यहां पे अगर 4 होता तो सर इक्वल हो जाता। तो अगर इक्वल हो रहा है क्या तब ट्राइंगल होगा? नहीं होगा। हमेशा 2 साइड का, किसी भी 2 साइड का समेशन उसके तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। अगर सेम हो रहा है या फिर उससे छोटा हो रहा है तो वो एक ट्राइंगल नहीं होगा।
समझ गए? तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। और इस चैप्टर में ये तो तुम्हें पता होगा पहले प्रीवियस क्लासेस से, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक कॉन्ग्रुएंसी क्या है? तुम बोल सकते हो जुड़वा। जुड़वा तो नहीं, जुड़वा में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, पर यहां पे टोटली वेरिएशन ही नहीं होगा। मतलब ऐसा ही अगर कोई ट्राइंगल बना दो, सेम एंगल, सेम साइड, सेम साइज, मैंने क्या बोला? सेम एंगल, सेम साइड, मतलब तीनों साइड में सेम हो, जितना मेजरमेंट का हो उतना ना, और क्या हो? सेम साइज, मतलब उतने आकार का ही हो, जितना बड़ा हो तो बड़ा, छोटा हो तो छोटा। अगर दो ट्राइंगल पूरा डिट्टो सेम के सेम है, डिट्टो सेम के सेम है, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये कैसे प्रूव किया जाता है? हर वक्त तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो दो ट्राइंगल को पूरा मैच करके देखें। जैसे क्लास 9 का बुक तुम्हारे सारे दोस्तों का जब नया आता है, कोई ज्यादा उसको रफ यूज करता है तो खराब हो जाता है, कोई नहीं यूज करता है, पढ़ता ही नहीं है तो उसका ज्यादा नया होकर रहता है, या फिर केयर लेता है तो भी नया होकर रहता है। पर जो बुक आती है उसमें सेम पेजेस, सेम प्रिंट, सेम साइज होती है। तो वैसे ही दो ट्राइंगल अगर डिट्टो सेम टू सेम हो जाते हैं ना, तो उन दोनों को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर तीन है तो तीनों को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो दोनों सेम के सेम, पूरा कोई भी फिगर हो, अगर स्टार भी हो, मान लो ये स्टार वाला फिगर हो, तो अगर ऐसा ही डिट्टो का डिट्टो और एक स्टार, मैं भले बना नहीं सकता हूं पर फिगर में लेंगे तो बन जाएगा। तो ऐसे डिट्टो का डिट्टो अगर सेम होगा तो दोनों स्टार क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। तो वही तुम्हें जानना है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल इसको बोलते हैं। तो उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करो। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, क्योंकि बेसिक नहीं पता चलेगा तो एडवांस कैसे पढ़ेंगे। और जो मैंने ये वाला केस बताया ना कि दोनों साइड का समीशन, किसी भी दो साइड का, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का समीशन हमेशा उसके तीसरे साइड से ज्यादा होगा। अगर किसी में सेम हो रहा है या फिर उससे छोटा हो रहा है दो साइड का समीशन, तो तुम ट्राई करके देखना, वो ट्राइंगल कभी फॉर्म ही नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, एनक्लोज तो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है, या ऐसा बन जाएगा या फिर कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ये बात पक्की है, समझ गए? और ये बात याद रखना, तुम ट्राई करके देखो, ड्रॉ करके देखो, ये 2 to 5 वाला ड्रॉ करके देखो, या फिर 2 to 4 वाला ड्रॉ करके देखो, या फिर 1 1 3 वाला ड्रॉ करके देखो, 1 1 2 वाला ड्रॉ करके देखो, नहीं होगा ट्राइंगल फॉर्मेशन। समझ गए? वो थोड़ा बता देना चाहता था कि तुम ये मत समझ लेना कि कुछ ट्राइंगल में हो जाता है पर हम उसके ट्राइंगल नहीं बोलते, मतलब ट्राइंगल ही बन नहीं पाता है। जब ऐसा केस आ जाएगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। यार तुम खुद अंदाजा लगा लो, 2 to 4 है, अगर ये 2 है, इधर ऐसे स्ट्रेट भी ड्रॉ कर रहा हूं तो ये 4 cm होगा, और नीचे कहां से फिर 5 cm आएगा? या फिर ऐसे अगर और एक 4 cm ड्रॉ करूंगा तो कोई ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा। ड्रॉ करके देखो, तुम खुद अगर ड्रॉ करोगे तो महसूस कर पाओगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या है? मैंने बताया था तुमको, एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन देखो। 2 triangles are congruent if and only if one of them can be superimposed on other। तो सुनो, 2 ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? मान लो मैं एक ट्राइंगल को ऐसे पकड़ा हाथ में, और इसको अगर दूसरे ट्राइंगल के ऊपर मैं रखता हूं, अगर वो सुपर इंपोस्ट हो रहे हैं, कैसे समझाऊं? नोट का एग्जांपल ले सकते हो, चलो मैं लेके आता हूं। तो देखो, मैं अभी नोट्स लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए। नोट जो पैसा होता है, रुपीस, तो ये इंडियन करेंसी है, 100 रुपीस, गांधी जी की फोटो भी है। तो अगर मैं ये मान लो एक फिगर है, इसके ऊपर इनको अगर रखता हूं, तो ये चारों तरफ से तुम खुद भी रख के देख सकते हो कि ये सुपर इंपोस्ट हो गया। मतलब दोनों पूरा सेम साइज के हैं, एंगल भी सेम है, साइज भी सेम है, पूरा डिट्टो इक्वल है बोल सकते हैं। देखो ऐसे सुपर इंपोस्ट हो गया ना, दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर दूसरा अगर मैं रख रहा हूं तो इनके बीच गैप नहीं रह रहा है, कोई थोड़ा सा भी छोटा या फिर थोड़ा सा भी बड़ा नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपने नोट को कहीं से फाड़ा होगा या फिर खराब हो गया होगा, किसी ने कर दिया होगा, वरना 2 नोट्स हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? सुपर इंपोस्ट। ये एक नोट, इसको मैं ऐसे अगर चिपका दूं पूरा इक्वल डिमेंशन में, चारों को सेम करके, तो पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा बस मोटा मोटा लगेगा। तो ये क्या हुआ? एक नोट दूसरे नोट के ऊपर सुपर इंपोस्ट हुआ, मतलब उसके ऊपर रख दी, उसकी सेम साइज का है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बस एक ही नोट है।
वैसे ही अगर कोई ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के ऊपर सुपर इंपोस्ट हो रहा है तो वो दो ट्राइंगल कैसे होंगे, कन्ग्रुएंट्स होंगे। वैसे ये दो नोट्स क्या हैं, 200 रुपी नोट्स आर कन्ग्रुएंट्स। तुम कार्ड्स का एग्जांपल ले सकते हो, जो पत्ता होता है, दो पत्ता भी कन्ग्रुएंट्स होता है, साइज सेम, डिमेंशन सेम, शेप सेम होता है, समझ गए। तो कोई भी चीज पूरा डिट्टो सेम होना तो उसको बोलते हैं हम कन्ग्रुएंट्स फिगर। वैसे और एक चीज तुम देख लो, जैसे दो ट्राइंगल है एबीसी एंड अनदर ट्राइंगल एबीसी, तो ये दो ट्राइंगल में क्या होगा, ये दोनों कन्ग्रुएंट्स फिगर है। तुम्हें दिख रहा होगा अगर इस ट्राइंगल को मैं ऐसे उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये सुपर इंपोज्ड होगा। क्यों होगा, देखो साइड पूरा तीनों सेम है, ये 9 इंच, ये 9 इंच, 10.73 इंच, 10.73 इंच, 14 इंच, 14 इंच, एंगल ये वाला सेम है और ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। देखो ये वाला एंगल, इनको 2 स्ट्राइक देता हूं, इनको 1 देता हूं, तो देखो ये एंगल B इक्वल्स टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। ये नाम थोड़ा अलग देते, PQR इसको दे देते तो भी चलता, मैं बस तुम्हें बताने के लिए बोल रहा हूं। तो ये दो ट्राइंगल क्या है, तीनों का एंगल भी पूरा सेम, साइड्स भी पूरा सेम, डिट्टो हूबहू सेम, शेप भी सेम है, एक ही आकार के है, कोई छोटा या फिर कोई बड़ा भी नहीं है। तो इनको क्या बोलेंगे, कन्ग्रुएंट्स ट्राइंगल बोलेंगे। और हमेशा दो कन्ग्रुएंट्स ट्राइंगल में या फिर बोल सकते हो कन्ग्रुएंट्स फिगर में भी, उनमें एक सीपीसीटी होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ, कोरेस्पोंडिंग, इसको मेरे साथ साथ लिखो, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल, पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो करेस्पोंडिंग पार्ट क्या होता है, जैसे मान लो दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है, जैसा मैंने ऊपर एग्जांपल लिया है, तो इसका लेफ्ट वाला आर्म, इसका भी लेफ्ट वाला आर्म कोरेस्पोंडिंग होते हैं। इसका ये एंगल, इसका ये एंगल कोरेस्पोंडिंग है, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल कोरेस्पोंडिंग नहीं है, पर ये एंगल कोरेस्पोंडिंग है, ये एंगल कोरेस्पोंडिंग है, ये दोनों 90 डिग्री वाले कोरेस्पोंडिंग है। तो हमेशा कोरेस्पोंडिंग एंगल हो, साइड हो, कोई भी चीज हो, डायगोनल हो सकता है बड़े वाले फिगर में, ये ट्राइंगल का केस है तो ऑब्वियसली साइड होगा और एंगल ही होगा। तो कोई भी कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स मतलब क्या, वो साइड हो सकता है, एंगल हो सकता है, जितने भी पार्ट्स है कुछ भी हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, तो वो हमेशा ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज सेम या फिर ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा सेम रहेंगे। जैसे यहां पे देखो दो कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स, ये दो इक्वल हो रहे हैं, ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स है, इक्वल हो रहे हैं, कोरेस्पोंडिंग साइड है, इक्वल हो रहे हैं। तो ये तुम्हें याद करना है। तो सुनो, हमेशा जैसे ट्राइंगल सुपर इंपोस्ट होगा बोल के हम देख लिए, सवाल में तो ये नहीं देगा कि तुम्हें पीस देगा ट्राइंगल का, तुम वहां पे चेक करो सुपर इंपोस्ट है कि नहीं है बोल के, सवाल में बस कुछ डिमेंशन देगा। और ऐसा नहीं कि तीनों साइड गिवन होगा या फिर तीनों एंगल गिवन होगा, तीनों साइड और तीनों एंगल दोनों गिवन होगा, ऐसा केस नहीं होता। बस हमें अगर क्या 3 साइड देते तो हम पता कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट्स है कि नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरियन है, अगर दो ट्राइंगल में उनके तीनों के तीनों साइड सेम डिमेंशन के हो रहे हैं, मतलब एंगल छोड़ो, हमें एंगल अगर गिवन नहीं भी है और अगर तीनों साइड इक्वल है बोला है दोनों ट्राइंगल में, तो भी वो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट्स हो जाता है। एक साइड या फिर दो साइड और एक एंगल इक्वल है बोलता है, तब भी हम कन्ग्रुएंट्स पता कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर राइट एंगल तो 90 डिग्री सेम होगा और एक कोई एंगल सेम होगा और उसका अगर हाइपोटेनस सेम है तो वो ट्राइंगल भी कन्ग्रुएंट्स है। सर क्या बताते बताते चले जा रहे हो, हम नोट नहीं कर, तो सुनो, 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे, उसके जितने भी कन्ग्रुएंट्स रूल हैं। अगर दो ट्राइंगल में क्या क्या सेम होने पर दो ट्राइंगल को हम कन्ग्रुएंट्स बोल रहे हैं, दो ट्राइंगल में ऐसा कौन सा चीज, वो चाहे साइड हो, साइड अगर है सेम तो कितने साइड, तीनों के तीनों या फिर दो होने से भी चलेगा। अगर दो साइड है तो उसके साथ क्या एंगल भी सेम होना अनिवार्य है या फिर एंगल भी सेम होना चाहिए, वो देखेंगे। तो बहुत सारे रूल्स हैं जिसको बोलते हैं कन्ग्रुएंसी रूल, SAS कन्ग्रुएंसी रूल। SAS मतलब साइड एंगल साइड, SSS मतलब साइड साइड साइड, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और बेसिक सीख लो। अगर थोड़ा बहुत कहीं पे अनमाइंड रह गए तो और एक बार देख लो, क्योंकि अभी हम एडवांस टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं तुम्हारे क्लास के हिसाब से पढ़ना, और ट्राइंगल चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
तुम्हें पता है, तुम पहले से भी पढ़ रहे हो और क्लास 10 में भी पढ़ोगे, और ये वाला चैप्टर वेटेज रखता है क्लास 10 में, बहुत रखता है, 9th में भी रख रहा है, तुम्हें जैसे पता है चैप्टर। और ये चैप्टर ना समझने का थोड़ा खेल है। इवन मैं सारी क्लास में बोलता हूं जितने को भी ये ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाया है कि ट्रायंगल चैप्टर में कुछ कंप्लेक्स नहीं है। मैं बोलता हूं ना, लेक्चर देख देने से अगर कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो ये ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें अगर तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक आता है, मतलब बेसिक ये रूल वूल चले गए, तो सवाल जो भी आए तुम यूं फेंकोगे। पर ये सारे टॉपिक में नहीं हो पाता। जैसे तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे क्लास 10 में, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि तुम्हें हर टाइप के नंबर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। और ये चैप्टर मैं बोलता हूं आसान है, कुछ बोलते हैं लेंदी है, पर उतना पता चल गया ना तो कोई भी सवाल आई तुम कर सकती हो। इससे डिफिकल्ट सवाल क्या ही बनेगा, इसके अंदर ही आएगा। तो इसलिए फोकस के साथ देखो और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप कभी भी मत करना, क्योंकि 10 सेकंड के टाइम में मैं कोई इंपॉर्टेंट लाइन बोलूं और तुम छोड़ दिए तो गलत। इसलिए जो बिना स्किप के वीडियो को फुल देखेगा उसके आज तक के सबसे अच्छे नंबर आएंगे इस चैप्टर में। और अगर नहीं लाने के लिए तुम्हें पेपर छोड़ के आना पड़ेगा। इतना मास्टर बना दूंगा तुम्हें, इतना मास्टर बना दूंगा। सो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So now we are going to study the first congruence rule, that is SAS, means side angle side congruence rule। तो अगर किसी ट्राइंगल में टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, अगर उसमें इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, दो साइड्स और उसमें इंक्लूडेड एंगल, ये बताता हूं। अब वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। तो मोटा मोटा बोलूं तो दो ट्राइंगल में अगर दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल सेम है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। तो देखो मैंने एबीसी लिया है, इसको भी एबीसी नाम देने से चलेगा, पर चलो नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। पी क्यू आर कर देते हैं इसको, पी क्यू आर। तो इसमें कोई भी दो साइड्स, मान लो वो साइड था ए बी और ए सी, और इधर हो गया मान लो पी क्यू और क्यू आर। तो इंक्लूडेड एंगल मतलब कोई भी एंगल नहीं चलेगा, जो भी दो साइड्स लोगे उनके अंदर बनने वाला एंगल। तो ये दो साइड्स हैं, इनके बीच कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए। और यहां पे वैसे पी क्यू और पी आर के बीच कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल पी। अगर मान लो वो दो साइड ये पी क्यू और क्यू आर होते, मान लो ये दोनों होते, तो एंगल कौन सा होता है? ये वाला। तो चलो इसको मिटा देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। तो जो भी साइड होगा उनके बीच का एंगल होगा, वो बनाने वाले, वो इंक्लूड करने वाले एंगल अगर तीनों सेम है, मतलब इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू and AC equals to PR, AB equals to PQ and AC equals to PR, and angle A equals to angle P. This implies, ये D दिख रहा होगा पर ये P है। This implies triangle ABC is congruent to, सिंबल देखो इक्वल टू हो गया, इसके ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा नॉर्मल, इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ गए एसीएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है? चलो एक क्वेश्चन लेके पूरा अच्छे से समझाता हूं। बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। इन द फिगर, ये जो फिगर ड्रॉ किया गया है, यहां पे OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB, OD equals to OC, OD equals to OC, so that triangle AOD is congruent to triangle BOC and AD is parallel to BC। तो पहले इसमें ध्यान दो, triangle AOD congruent to triangle BOC। तो कैसे हो सकता है? तो बहुत आसान है। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC हमें क्या क्या गिवन है? देखो OA इक्वल्स टू OB, ये BOC ट्राइंगल में आ रहा है, कौन सा? OB। BOC ट्राइंगल में आ रहा है, पहले कौन सा ट्राइंगल है? AOD। AOD में कौन सा है? OA। AOD और ये है BOC ट्राइंगल, पहले आइडेंटिफाई कर दो।
हो गया। अब देखो दोनों ट्रायंगल में सेम क्या क्या है कि ये जो OA है ये OB के साथ सेम है, जो कि गिवन है OA इक्वल्स टू OB। उसके बाद और क्या हमें गिवन है, OD इक्वल्स टू OC, OD इक्वल्स टू OC, ये भी हो गया। तो हमें दो साइड तो मिल गया। अब इसका इंक्लूडेड एंगल अगर सेम हो गया तो हमें मिल जाएगा। इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल, चलो एक काम करना, मैं सीरियली लिख देता हूं। पहले कौन सा ट्राइंगल है, AOD, तो इसका एंगल लिख देते हैं, ट्राइंगल AOD, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि हर एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होता है, थ्योरम था, प्रूफ भी बताया था ना कैसे करते हैं। तो ये क्या है, एक वर्टिसेस के दोनों तरफ दो एंगल है, तो ये दोनों सेम होंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली OPP ऑपोजिट, समझ गए। अब देखो इनमें S साइड एंगल साइड इज इक्वल्स टू साइड एंगल साइड, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम लग गया, SAS। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय SAS रूल, या फिर SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख देना, बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। हो गया। अब ये प्रूव करो, बोला है कि AD पैरेलल टू BC। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कुछ करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे OC OD करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, और हमेशा करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सेम। तो ये भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम हुए, ये साइड जैसे है, ये भी वैसे करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुआ, तो ये भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल सेम होंगे मेजरमेंट। पर हमें सेम तो चाहिए नहीं, हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो देखो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में साइड भी आता है और क्या आता है, एंगल भी आता है। तो ये देखो OB का कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन है, OA। तो OB और ये वन डंडा वाला और तीन डंडा वाला, इसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये भी तीन डंडा वाला वन डंडा वाला होंगे। तो इनके बीच जो एंगल होगा, एंगल OAD will be equals to एंगल OBC। एंगल OAD will be equals to, not triangle, it will be एंगल OAD equals to एंगल कौन सा है, OBC। क्यों भाई, CPCT लिखते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो मैंने अभी फिलहाल ही समझाया था प्रीवियस। ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वैसे, तो इनके बीच वाला एंगल भी कोरेस्पॉन्डिंग होगा ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एंड कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, वही मैंने लिख दिया। और देखो अब ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग है, ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग है, ये और ये कोरेस्पॉन्डिंग है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा ये भी कैसा होगा, इसको दो दो दे देते हैं, चलो ये भी सेम होगा। क्यों, CPCT। एंगल ODA, एंगल ODA will be equals to एंगल कौन सा, OCB बाय CPCT भाई, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और हमें पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं और उनके बीच एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो उसके अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अगर ये दो पैरेलल हैं BC और AD, तो इनके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, ये एंगल C, एंगल D, एंगल B और एंगल A। तो ये सेम होते, ये तो था थ्योरम, पर उसके साथ ये भी था कि अगर दो लाइन के थ्रू कोई ट्रांसवर्सल जा रहा है और उसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सेम है, एंगल B will be equals to एंगल A and एंगल C will be equals to एंगल D, then also BC and AD will be parallel। अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल सेम है, अगर अल्टरनेट एंगल सेम है
तो वो पैरेलल है। ये दो थ्योरम था, रिकॉल कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो मैंने बता दिया। और अगर तुम्हें डाउट लग रहा है तो जाओ लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9 जो हमारा है, तुम एक काम करो चैनल पे जाओ, उसमें प्लेलिस्ट नामक एक सेक्शन होता है, उसमें पहले आता है सीबीएसई क्लास 10, पहले तो क्रिएटेड प्लेलिस्ट आता है, उसके बाद आता है सीबीएसई क्लास 10, थोड़ा स्क्रॉल करोगे आ जाएगा सीबीएसई क्लास 9, उसके बाद आएगा क्लास 9 टर्म 1 ऑल चैप्टर्स सिलेबस बाय जकास क्लासेस, वो प्लेलिस्ट में जाओ, सारा वीडियो है टर्म 1 के रिलेटेड, जो भी तुम्हें डाउट है देख लो। और वैसे भी सारा कुछ अगर टोटल एंटायर कवर करोगे तो भी बहुत कम टाइम में हो जाएगा, 7 से 8 घंटे मैक्सिमम लगेंगे तुम्हें कवर करने के लिए। हो गया? तो ये हो गया दिस इंप्लाइज, क्योंकि अल्टरनेट एंगल सेम है तो लाइन विल बी पैरेलल, ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी, एच अल्टरनेट एंगल आर सेम, अल्टरनेट एंगल आर सेम, या फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर सेम लिख सकती हो। तो इसी के साथ ये सवाल का आंसर निकलता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो, नोट इट नाउ। और लाइंस एंगल्स कुछ कंफ्यूजन है तो जाके देख डालो चैनल में जाके, कैसे प्लेलिस्ट में जाना है, और सीबीएसई क्लास 9 के अंदर आएगा एक प्लेलिस्ट क्लास 9 मैथ्स टर्म 1 सिलेबस बाय जकास क्लासेस, देख डालो जाके। सो द नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल इज ASA congruence rule. If in two triangles are congruent, if two angles and included side of one triangle is equals to two angles and included side of other triangle, तो दो ट्राइंगल congruence कब हो गए? मान लो ट्राइंगल ABC and XYZ will be congruent if two angle, मान लो ये एंगल B will be equals to angle Y and angle C will be equals to angle Z and they are included side, मतलब उनके अंदर का साइड BC will be equals to YZ, तब ये दो ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle XYZ। कब होंगे? पहला क्या पढ़े थे? टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स होता था उसके अंदर का एंगल। आप क्या देखे? दो एंगल और उनके अंदर का साइड अगर इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट्स बन जाएंगे। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये क्या था? ASA मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल इज इक्वल्स टू एंगल साइड एंगल, समझ गए? तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस एंगल साइड, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज कर लो वीडियो को, नोट करो, और सारा कुछ इसको याद रखना कुछ नहीं है, बस इसको याद कर लिए ना तो ये डेफिनेशन तो खुद से बना सकती हो। ASA है मतलब दो एंगल है उनमें इंक्लूडेड साइड है, SAS है मतलब दो साइड है उनके बीच का एक इंक्लूडेड एंगल है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है अंदर, बहुत कुछ पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, बहुत कुछ है अभी टॉपिक। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस यू हैव टू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और नोट करते करते पढ़ोगे तभी बहुत अच्छे से याद रहता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। AAS एंगल साइड। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स होंगे भाई अगर इफ एनी अगर कोई भी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, टू पेयर्स एंगल्स मतलब दो जोड़ी एंगल मतलब चार एंगल, पहले एक पेयर फिर और एक पेयर मतलब चार एंगल, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो देखो अगर ये ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल है XYZ, देन दिस टू ट्राइंगल्स विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दो पेयर्स ऑफ एंगल्स, मतलब ये मान लो B और Y या फिर हो C या फिर Z, समझ गए? तो ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल एंड कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ये वाला साइड तो ये वाला या फिर ये भी हो सकता है, पर कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए साइड। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसका अगर नीचे वाला है तो उसका भी नीचे वाला होना चाहिए, इसका लेफ्ट है तो उसका भी लेफ्ट होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग समझते हो ना, मैंने समझा दिया था। अगर ट्राइंगल को रोटेट कर दे तो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड चेंज नहीं होता, समझ गए? तो अगर कोई भी दो एंगल्स, दोनों के दो एंगल्स अगर इक्वल्स हैं और कोई एक पेयर अप मतलब एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कोई भी इंक्लूडेड हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है, अगर इक्वल है तो द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। समझ गए? आसान था। बिफोर आई मूव टू द एग्जांपल, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे चले, एक एग्जांपल करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
चलो सवाल करते हैं। लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD। लाइन सेगमेंट, ये AB CD के साथ पैरेलल। O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये जो AD है इसका मिड पॉइंट है ये O वाला पॉइंट। सो दैट ट्राइंगल AOB मतलब ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC ये वाला ट्राइंगल। समझ गए? AOB DOC देख लिए। अब देखो दिखाता हूं कैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो क्योंकि AB और CD पैरेलल है, सो एंगल D विल बी इक्वल्स टू एंगल A। क्यों भाई? क्यों? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल when two lines are parallel and a transversal intersect the parallel lines, then interior alternate angle forms are equal to each other। अल्टरनेट एंगल, और ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल गया। अगर ये ट्रांसवर्सल वाला फंडा समझ में नहीं आ रहा है तो यू हैव नॉट स्टडीड द लाइंस एंड एंगल्स प्रॉपरली। नहीं आता, मैंने बताया था, बहुत बार बता चुका हूं। जाओ चैनल में, प्लेलिस्ट में जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करो, CBSE क्लास 9 आएगा, उसमें मैथ ऑल चैप्टर्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लिक करो, टर्म 1 वाला, और लाइंस एंड एंगल्स पहले खत्म करो, अपलोडेड है ऑलरेडी। हाँ, तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब चलो देखते हैं, एंगल C विल बी इक्वल्स टू एंगल B। सर अब ये क्या एंगल है? ये भी अल्टरनेट एंगल है। देखो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों लाइन में ये वाला एंगल भी अल्टरनेट एंगल है और इक्वल है। हो गया? हो गया। अब देखो यहां पे बोला है कि AD का मिड पॉइंट O है, मतलब AD जितना भी है ये आधा है उसका और ये भी आधा है, तो इसलिए ये आधे आधे में बट गया। दिस इंप्लाइज AO इक्वल्स टू AD/2, AD का आधा इक्वल्स टू OD भी तो AD का आधा है। तो क्यों भाई? क्योंकि हमें ये गिवन है कि उसका मिड पॉइंट है बोल के। तो देखो हमें मिल गया, क्या मिल गया कि बाय AA से AAS दो एंगल इक्वल हैं एक दूसरे के, 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। है कि नहीं है? बिल्कुल है। बाय AAS congruence rule, by AAS congruence rule, ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB दिया है ना, हाँ, congruence टू ट्राइंगल DOC, या फिर COD भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। ऐसा सो दैट क्वेश्चन तो MCQ में नहीं आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है, पर इसमें से कुछ छोटा मोटा सवाल पूछ लेगा। बाय व्हिच रूल द ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। अगर ये पूरा प्रोसेस पता ही नहीं होगा तो कैसे बोल पाओगे कि AAS कॉन्ग्रुएंस रूल? तो इसलिए सब कुछ जानना थोड़ा थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन है फिर भी बता दिया, क्योंकि इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाई एंगल C विल बी इक्वल्स टू एंगल B? बिकॉज दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल। HAB इज पैरेलल टू CD एंड CB इज द ट्रांसवर्सल। और यहां पे कौन होगा? AD इज द ट्रांसवर्सल या फिर DA इज द ट्रांसवर्सल, और यहां पे CB इज द ट्रांसवर्सल। समझ गए? एक में AD एक में CB। तो ये सारा फंडा, छोटी छोटी बातें तुम्हें जानना पड़ेगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और अब तक जो भी पढ़ा थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो। थोड़ा टॉपिक चेंज होगा, अभी ज्यादा नहीं होगा, बस स्लाइटली। लेट्स सी, हमें थ्योरम पढ़ना है, पर थ्योरम से पहले टॉपिक क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। उसके अंदर थ्योरम देखेंगे, पर उससे पहले तुम्हें एक चीज जानना पड़ेगा। ए ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, जैसे ABC एक ट्राइंगल है जहां पे AB इज इक्वल्स टू BC, दोनों साइड सेम है, इसलिए इस वाले ट्राइंगल को, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसके 2 साइड्स इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। और जो तीनों के तीनों साइड जब सेम होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल। और जिसके 2 साइड सेम है आइसोस्केलेस ट्राइंगल। समझ गए? अब थ्योरम देखो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो कोई आइसोस्केलेस ट्राइंगल में तुम्हें पता है कि 2 साइड सेम है,
तो उन दो साइड्स के मतलब ये ए बी और बी सी सेम है, तो इनके ऑपोजिट एंगल मतलब इस ए बी का ऑपोजिट एंगल ये सी वाला एंगल और बी सी का ऑपोजिट ये ए वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल भी, जो भी दो साइड सेम होंगे उसके ऑपोजिट दो एंगल जो निकलेंगे वो दोनों भी सेम होंगे या फिर इक्वल होंगे, बोला गया। समझ गए? तो इसी थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे? तो देखो, तुम लिखना डायरेक्टली कि हमें कुछ चीजें प्रूव करनी होती है। इस बार तो चांसेस कम है, पर अगर तुम्हें प्रूफ जानना है तो मैं करा दूंगा। पर अभी फिलहाल ये डेफिनेशन आइसोस्केलेस ट्रायंगल का और ये थ्योरम वीडियो को पॉज करके नोट कर दो। तो थ्योरम को प्रूव करना चलो बता देता हूं। ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, नाम चलो दे देते हैं ए बी सी, जहां पे ये दोनों साइड ए बी एंड ए सी आर सेम। और यहां पे मैं अभी प्रूव करने वाला हूं कि इनके जो सामने जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल इसका सामने और इसके सामने ये वाला एंगल सेम होगा। तो चलो देखते हैं। इसके लिए कुछ पॉलिसी होती है। तो ए वाला एंगल भी कुछ होगा, कुछ तो वैल्यू होगा ना। तो पहले क्या करने का, पहले एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ड्रॉ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए टुवर्ड्स BC। तो ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, मतलब एक लाइन टाइप का स्ट्रक्चर होगा जो एंगल ए को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब एंगल बी, मान लो ये पॉइंट को मैं डी नाम देता हूं क्योंकि ये BC के टुवर्ड्स ड्रॉ किया गया है। तो देखो, ये जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसके बाद क्या हो जाएगा, एंगल BAD विल बी इक्वल्स टू एंगल DAC, क्योंकि ये पूरा एक एंगल था, इनको इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये कितना होगा, एंगल ए का आधा, ये भी एंगल ए का आधा होगा। जो बड़ा वाला एंगल था उसको आधे आधे में हमने बंटवारा कर लिया, हो गया। अब हमें क्या देखना है कि गिवन क्या था, क्योंकि ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, दो साइड सेम है, दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल्स टू AC। और एक चीज, AD इज इक्वल्स टू AD, ये तो होगा ही क्योंकि U इज इक्वल्स टू U, तुम ही हो। वैसे AD के साथ सेम है ना। तो मैं ये सब क्यों लिखा, क्योंकि तुम इन चीजों को इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करके देखो कि ये साइड सेम है, ये एंगल सेम है, ये साइड दोनों में कॉमन है, मतलब वो भी सेम है। तो मैं यहां पे एक रूल लगा सकता हूं, साइड सेम, एंगल सेम, और ये साइड भी सेम, मतलब SAS will be equals to SAS। कौन सा रूल लगता है, SAS congruency rule। So by SAS congruence rule, the triangle ABD will be congruent to, सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, will be congruent to triangle ADC। और यही हमें प्रूव करने के बाद हमें मिल जाएगा कि एंगल B will be equals to एंगल C। क्यों भाई, बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangle। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों को ऐसे फोल्ड कर दो यहां से, तो ये क्या करेंगे, सुपर इंपोस्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस फिगर है। तो जो सुपर इंपोस्ट होने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सा होगा, एंगल B विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल C। समझ गए? तो बाय दैट CPCT corresponding parts of congruent triangle, the angle B will be equals to angle C। और इसी के साथ थ्योरम प्रूव्ड हो जाता है जो बोलता था कि in an isosceles triangle the opposite angle of the equal sides are also equal। The opposite angle of one pair of equal side
आर ऑल्सो इक्वल, मतलब जो इक्वल साइड से ये दो, इनके जो ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट ये और इसका ऑपोजिट ये दोनों भी जैसे उनके साइड सेम है वैसे वो दो एंगल भी सेम होंगे, जिसको हमने प्रूव कर दिया। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो प्रीवियस थ्योरम का उल्टा बिल्कुल। प्रीवियस थ्योरम क्या बोलता था? इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द ऑपोजिट साइड, द ऑपोजिट या फिर द एंगल ऑपोजिट टू द सेम इक्वल साइड ऑफ ए आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब मोटा मोटा बोलो हिंदी में, तो वो बोलता था कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो दो साइड इक्वल थे उनके ऑपोजिट जो एंगल थे वो सेम हो रहे थे। पर यहां पे क्या बोल रहा है? द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। मतलब मान लो एक ट्राइंगल है, ये मान लो एक ट्राइंगल है, ये दो साइड इक्वल है। तो पहले थ्योरम के मुताबिक ये जो दो इक्वल साइड है इनके ऑपोजिट एंगल, मतलब इसका ऑपोजिट ये वाला और इसका ऑपोजिट ये वाला, ये दो एंगल सेम है बोल रहा था। पर यहां पे क्या बोल रहा है? अगर एक ट्राइंगल है जिसमें अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड, कोई भी दो साइड हो, मैं वैसे कोई भी ले सकते हैं, अगर इक्वल है ये वाला साइड ये वाला साइड, तो इसके जो ऑपोजिट साइड्स है, मतलब ये वाला और इसका ऑपोजिट ये वाला, तो ये दो साइड्स भी इक्वल होंगे। तो मोटा मोटा बोलूं तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है और उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अगर कोई दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे। खत्म बात। अभी एक दो क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट द थ्योरम डाउन इन द कॉपी। So let's see the question. E and F are respectively the midpoint of equal sides AB and AC of triangle ABC so that BF is equals to C. सुनो, सवाल बहुत हलवा है, मैं बना देता हूं अगर तुम्हें नहीं लग रहा है अभी हलवा। देखो, ट्राइंगल ABC है, यहां पे AB साइड और AC साइड एक दूसरे के इक्वल है, ये बता दिया है क्योंकि इक्वल साइड्स यहां पे मेंशन है। हो गया। अब यहां पे बोला गया है कि जो E है ये AB का मिड पॉइंट है और जो ये F है ये AC का मिड पॉइंट है। मतलब ये जो एक लाइन रहा इसको दो हिस्से में ये बांट रही है, मींस AE इक्वल्स टू EB हो रहा है, हाफ हाफ पार्ट्स है, समझ गए। और इधर भी वैसे AF इक्वल्स टू FC होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, आधे हिस्से में बांट रहा है। अभी हमें बोला गया है कि BF इक्वल्स टू CE, BF इक्वल्स टू CE, ये प्रूव करो बोला है। देखो कैसे प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ये EBC, ये जो ट्राइंगल है EBC या फिर ECB, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। हाँ, इन ट्राइंगल EBC एंड ट्राइंगल FCB, ये जो ट्राइंगल है FCB वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, BE will be equals to, in triangle ABC BE and in triangle FCB the side FC will be equal। क्यों भाई? क्योंकि ये जितना है AB का आधा है बिकॉज E is the mid point, और ये जितना है FC ये AC का आधा है। सर ये तो अलग अलग साइड है, पर हमें पहले बोला गया था कि AB is equals to AC, ये दोनों इक्वल साइड्स है, तो इक्वल साइड का आधा भी इक्वल होगा, इसलिए हमने लिख दिया हाफ्स ऑफ AB इक्वल्स टू AC भी लिख देता हूं। चलो हो गया। अब देखो ये दो ट्राइंगल जो है EBC ये वाला ट्राइंगल और FCB, ये दोनों ट्राइंगल एक बेस पे आ रहे हैं जो कि BC वाला लाइन है। दिस इंप्लाइज BC इक्वल्स टू BC, तो दो साइड तो मिल गए। उनके बीच का एंगल देखते हैं, तो EBC में एंगल B और FCB में एंगल C। तो क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स इन आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर इक्वल, और ये दो साइड सेम है AB इक्वल्स टू AC, दैट्स व्हाई दे आर ऑपोजिट एंगल। AB का ऑपोजिट एंगल C और AC का ऑपोजिट एंगल B विल बी इक्वल। हो गया बाय थ्योरम। वो थ्योरम तो मेंशन कर देना, नहीं एग्जाम में इस बार सब्जेक्टिव थोड़ी ना आने वाला है। हाँ, जो पीरियडिक टेस्ट हो उसमें पूरा थ्योरम लिख देना, अच्छा होता है, इंप्रेशन बढ़ जाता है, और आधा मार्क भी एग्जामिनर चाह के भी नहीं काट सकता, काटना तो नहीं चाहिए यूजुअली। दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल EBC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FCB। होगा कि नहीं होगा? बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड। हो गया। अब देखो कि ये जो EC है और ये जो FB है,
जो हमें इक्वल बोलने के लिए BF और CE जो है, CE और BF जो है ये क्या होंगे, CPCT होंगे। BF इक्वल्स टू CE बाय CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका भी ये वाला पार्ट है, इसका भी ये वाला पार्ट है, दोनों कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, इसलिए ये इक्वल हो गए। और हमें जो बोला गया था शो करने के लिए हमने, या फिर प्रूव करने के लिए हमने वो प्रूव कर दिया। समझ गए? खत्म, खल्लास। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हम ऑलरेडी देख चुके थे। सर अब फिर क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैं बता देता हूं, वहां पे हमने SAS देखा, ASA देखा, AAS देखा, पर कुछ बच गया था, तो सर वहीं पे कवर कर देते। नहीं, बुक में ही यही सीक्वेंस में था, पहले वो थोड़ा था, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल था, फिर 2 क्राइटेरिया निकल के आ जाता है। चलो देखते हैं। तो ये है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, और मैंने बता दिया है कि यहां से ही पता चल जाता है कि क्या क्या सेम होंगे। बता दिया था प्रीवियसली ही, फिर से बता देता हूं। इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये बोलता है ये रूल। मतलब अगर किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स और एक ट्राइंगल के तीनों के साइड्स के साथ बिल्कुल सेम होंगे, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। जैसे कि ये वाला देखो, यहां पे मैंने राइट एंगल लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि बस राइट एंगल की केस में वैलिड होगा, ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है जिसके देखो ये साइड इसके साथ, ये वाला साइड इसके साथ और ये वाला साइड इसके साथ सेम हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स टू ईच अदर। तो समझ गए SSS रूल, साइड 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 इज इक्वल्स टू साइड साइड साइड। मैंने सब ऐसे करके दिखा दिया है डायग्राम में, समझ गए? बहुत हलवा चीज था। अब देखो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। सर ये एंगल का मतलब तो A लिखते थे, S मतलब साइड होता था, इसलिए SAS, AAS, ASA, SSS कुछ समझ में आया। अब ये क्या लेके आ गए, ये S तो समझ में आ गया, ये RH क्या क्या आ गया। तो R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, और S का मतलब तुम्हें पता है साइड होता है। सो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये कहता है, यहां पे R राइट एंगल शुरुआत ही में लग गया है, तो जो 2 ट्राइंगल इसमें इंक्लूड आएगा वो राइट एंगल होना जरूरी है, वो राइट एंगल होना जरूरी है। इवन 2 राइट एंगल ट्राइंगल, और या फिर बोलते हैं इवन 2 राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मतलब राइट एंगल वाला ट्राइंगल, समझ गए? इवन 2 राइट ट्राइंगल, द हाइपोटेनस, उसका हाइपोटेनस वन साइड ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने क्या बोला, इवन 2 राइट ट्राइंगल मतलब राइट एंगल वाला ट्राइंगल। अब ये मत बोलना राइट एंगल नहीं पता, क्यों? जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री वाला एंगल, जिस भी एंगल का जो मेजरमेंट 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल बोलते हैं। हाँ, मैंने बता दिया, थोड़ा पॉज लेके, क्योंकि कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता, कमेंट में फिर भर देंगे सर ये क्या बोलती है, तो बता दिया। अब देखो, अगर किसी राइट ट्राइंगल, 2 राइट ट्राइंगल में एक ट्राइंगल का हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ा वाला साइड, जो ये वाला साइड होता है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, एंड वन साइड ऑफ ट्राइंगल, हाइपोटेनस के साथ साथ और जो 2 साइड बच गया उसमें से कोई भी साइड, कोई भी, ये नहीं कि बेस हो हाइट हो, कोई भी हो, कोई एक साइड हाइपोटेनस, अब ट्राइंगल इज इक्वल टू हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। अगर 2 राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे लंबा वाला साइड और एक कोई भी साइड दूसरे एक राइट ट्राइंगल की, दूसरे एक राइट एंगल वाले ट्राइंगल के हाइपोटेनस और कोई भी साइड के साथ अगर इक्वल हो रहे हैं, तो वो 2 ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट्स कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट्स हम उनको मानना पड़ेगा, समझ गए? तो ये 2 मेजर रूल था। सवाल करेंगे, थोड़ा मजा करेंगे, और हाँ, मैं थोड़ी ना सजा होती, हम तो मजा के साथ, मजे के साथ पढ़ते हैं, फुल चैप्टर कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज इस साल टर्म 1 के लिए नहीं, टर्म 2 के लिए आएगा, बिकॉज टर्म 1 में मुझे लगता नहीं है नीड है,
बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो पीरियडिक में, और पीरियडिक टेस्ट का लेवल उतना हाई रखेंगे नहीं ये लोग। एमसीक्यू उसमें भी 50% देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं तो स्कूल वालों को बोलो कि टर्म आंसर पूरा एमसीक्यू आने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन से कुछ नहीं मिलने वाला, ये सो दैट वाला, डेरिवेशन वाला, ये क्वेश्चन का मात्रा बहुत कम कर दिया जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि योर बोर्ड एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, और एमसीक्यू एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, जो है मैं कवर करा देता हूं या फिर मैं बोल देता हूं यहां से उठ के आ सकता है सवाल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेक्चर वीडियो देखने के साथ इस बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज कम करके एमसीक्यू प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम देंगे, जो कि तुम्हारा भैया खुद कराएगा, बहुत जल्द आने वाला है। सही टाइम आने पर कोर्स खत्म कर देते हैं, फिर तुम्हें 10-15 दिन का थोड़ा टाइम दूंगा कि तुम भी खत्म कर दो, और वैसे भी 8 घंटे के 7-8 घंटे के अंदर तुम क्लास 10 एंड क्लास 9 एंटायर मैथ टर्म 1 खत्म कर सकते हो। साइंस का तो आ चुका है वीडियो कि 8 आवर में कैसे खत्म करते हैं पूरा का पूरा क्लास 9 साइंस टर्म 1 सिलेबस, वो खत्म कर देना। फिर मैं थोड़ा टाइम दे दूंगा, तुम्हारा एग्जाम हो कुछ हो तो बहाना नहीं मार सकते, पूरा खत्म करोगे फिर बैठ के एमसीक्यू करेंगे। मैं वीडियो डालूंगा, तुम करोगे। तो चलो, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो सवाल, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। तो दो लाइन L and M है जो इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट A पे, ये L है ये M है, दो लाइन है, तो ये इंटरसेक्ट किए भाई। उसके बाद देखो इनसे इक्विडिस्टेंट एक पॉइंट है, मतलब L से जितना डिस्टेंट है M से भी उतनी ही दूरी पे एक पॉइंट है जिसका नाम है P, मैंने जैसे ड्रॉ किया है। So that line AP bisect the line between them, the angle between them। तो देखो यहां पे शो करने के लिए बोला है कि जो AP है वो बाइसेक्ट करता है किसको, ये वाले एंगल को, ये बोला गया है, मैंने लाइन लिखा है पर दिस विल बी एंगल। लेट मी चेक, ये आई थिंक एंगल है, बिल्कुल ये एंगल है, मैं थोड़ा चेक कर दिया, ये लाइन लिख दिए थे, अरे हो जाता है, क्वेश्चन ही तो उतारे थे। देखो अब देखो यहाँ पे एल एम दो लाइन है, वो एक दूसरे को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एल लाइन से भी एक पॉइंट पी है जो एल लाइन से जितना डिस्टेंस है वो एम लाइन से भी उतना डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। और हमेशा एक चीज याद रखना कि जो डिस्टेंस कहीं से मेजर किया जाता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस मेजर किए हैं ये यहां पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अब इसको थोड़ा नाम दे देता हूं, इसको मान लो ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, और इसको पी तो है ऑलरेडी, क्यों, ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं। देखो अभी ट्राइंगल दो बन गए, इन ट्राइंगल बी ए पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, और ए सी पी असिस्टेंट कमिश्नरेट ऑफ पुलिस, हाँ छोड़ो, ये एसीपी ट्राइंगल है, एसीपी ट्राइंगल होगा, हाँ एसीपी। तो इसको ए नाम तो नहीं दे सकते क्योंकि इधर ऑलरेडी ए है, तो एक काम करते हैं, कुछ नाम चेंज कर देते हैं। तो क्या नाम चेंज करें, इसलिए मैं ये सब ना करते चल रहा हूं, इनको कट नहीं कर रहा हूं, क्यों, ताकि तुम समझ सके कि ये गलती तुम अवॉइड करना, समझ गए। तो ये पी है तो इनको मान लो क्यू नाम दे देता हूं, इधर ऑलरेडी ए है तो इसको चलो आर नाम दे देते हैं, हो गया। अब ठीक है, अब देखो दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल ए आर पी, ए क्यू पी एंड ट्राइंगल ए आर पी, दो ट्राइंगल हो रहे हैं, बीच में ये एक मिडल लाइन है, तो इन दोनों में एक लाइन कॉमन है, ये एपी वाला लाइन, एपी इज कॉमन, मतलब एक साइड तो सेम मिल गया। अभी इनको कंक्रुएंस प्रूव करेंगे, हाँ देखो कॉमन है, अरे ये देखो दो 90 डिग्री भी है, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R, राइट एंगल दोनों है तो सेम है, और क्या सेम है, और देखो हमें पहले से ही पता था कि ये L से जितना डिस्टेंस पे है P M से भी उतना ही डिस्टेंस पे है, मतलब QP विल बी इक्वल्स टू RP, QP is equals to RP, हो गया, क्योंकि इक्विडिस्टेंस है वो लाइन, वो पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है, हो गया। तो यहां पे देखो कौन सा लगेगा, राइट एंगल है R है,
ये जो AP कॉमन है, ये देखो दोनों का हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस है। द लॉन्गेस्ट साइड होगा दोनों ट्राइंगल में, ये क्या होगा, H हाइपो। तो यहां पे बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, एक साइड जो है इक्विडिस्टेंस वाला RHS ट्राइंगल AQP will be congruent with triangle ARP। और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, ये QAP एंगल QAP will be equals to एंगल RAP, that is why CPCT corresponding parts of congruent triangle। तो क्योंकि ये एंगल इसके साथ सेम हुआ, इसका मतलब क्या, AP इज, यहां पे एक लाइन दे देता हूं, बाइसेक्टर, मतलब दो इक्वल हिस्से में जो काटता है, बाइसेक्ट करता है, ऑफ एंगल ए। एंगल ए कौन सा था, ये वाला एंगल जो कि L और M बना रहे थे, जो एंगल, समझ गए। तो L और M जो एंगल बना रहे थे इधर, उसको AP दो हिस्से में बाइसेक्ट करता है, क्योंकि जो दो नए एंगल निकले वो दोनों इक्वल है, मतलब हाफ हाफ काटा है, तो बाइसेक्ट किया है। ऐसे करके हमने प्रूव कर दिया है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ वी विल स्टडी इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल। तो इनइक्वालिटीज मतलब इक्वल ना होना, सेम ना होना। तो ये वो वाले ट्राइंगल देखेंगे जिनमें साइड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो देखो आइसोस्केलस ट्राइंगल जो था उसमें दो साइड इक्वल था, इक्विलैटरल में तीनों के तीनों साइड इक्वल थे। पर अभी हम ऐसे ट्राइंगल देखने वाले हैं जिनके साइड्स इक्वल नहीं होंगे। और एक बात, तुम्हें एक टर्म जानना पड़ेगा इसको जानने से पहले, स्केलाइन ट्राइंगल, SCALENE, स्केलाइन ट्राइंगल। तो ये वो ट्राइंगल होता है जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। मान लो मैं ऐसे कैसे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया जिसमें मान लो ये साइड ना इसके साथ इक्वल है ना इसके साथ, और ये तीनों कोई भी किसी के साथ इक्वल अगर नहीं होंगे तो हम उसको एक स्केलाइन ट्राइंगल बोलेंगे। इसी के रिलेटेड, चाहे वो स्केलाइन हो चाहे वो साइड इक्वल ना हो, इनइक्वल हो साइड सारे, वैसे ट्राइंगल के रिलेटेड अभी हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखो, थ्योरम 7.6 है या फिर इस टॉपिक का पहला थ्योरम है। सबसे पहले तो तुम एक चीज नोट करो, ये ट्रायंगल अभी ऐसा है, इसमें जो तीन एंगल बन रहे हैं ये ऐसे हैं, हो गया, देख पा रहे हो एंगल। चलो इसको थोड़ा जो ओवर लाइन हुआ है इसको उड़ा देता हूं, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट बात में तुम्हें समझाने जा रहा हूं। अब मान लो मैंने बोला ये लाइन को मैं वैल्यू नहीं दूंगा, ये थोड़ा मैंने इसको बढ़ा दिया और यहां से फिर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो तुमने देखा कि इस वाले एंगल का वैल्यू भी चेंज हुआ और इस वाले एंगल का वैल्यू भी चेंज हुआ। तो जब भी साइड का मेजरमेंट बढ़ता है या फिर घटता है, एंगल के साथ उसका लेना देना होता है। ये देखो इतना छोटा सा एंगल था, ये इतना था, ये बड़ा होके इतना हो गया बोल सकते हैं, ये बड़ा हो गया पूरा इतना हो गया, बहुत बड़ा हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। समझ रहे हो? अब देखो, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना जा रहा हूं, थ्योरम 7.6, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो यहां पे एक बात तुम्हें जानना पड़ेगा कि अगर किसी ट्राइंगल में वो जो साइड्स है उसकी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो जो साइड बड़ा है उसके ऑपोजिट वाला, मतलब उसके सामने वाला, एड्रेस में लिखते हैं ना ऑपोजिट टू दिस टेंपल, ऑपोजिट टू दिस बिल्डिंग, ऑपोजिट टू दिस ऑफिस, ये जो एड्रेस ऑपोजिट मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ, यहां पे वो समझना है। तो ऑपोजिट एंगल मतलब कौन सा होगा? अगर मैं लेता हूं इस ट्राइंगल को ABC, तो ये जो लाइन AB है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? दिस एंगल, एंगल C। AB लाइन का ऑपोजिट कौन होगा? ऑपोजिट एंगल C। वैसे BC लाइन का ऑपोजिट कौन होगा? OPP, डॉट दे रहा हूं, ऑपोजिट का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। BC का ऑपोजिट, उसके सामने कौन सा एंगल है? एंगल A।
वैसे ही AC का ओपोजिट कौन है? AC का ओपोजिट एंगल B है। तो वैसे उसके सामने जो भी एंगल है, तो यहां पे बोला गया है ABC एक ट्रायंगल में मान लो AC सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट साइड है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? एंगल B होगा। तो यहां पे मोटा मोटा अगर बोलूं तो जो भी साइड बड़ा है ना उसके सामने का एंगल बड़ा है, जो भी साइड बड़ा है उसके सामने का एंगल बड़ा है एक ट्रायंगल में, और जिसका साइड छोटा है उसका एंगल भी छोटा है। समझ गए बात को अच्छे तरीके से पूरा? और ये ट्रायंगल में होता है। और एक ट्रायंगल मान लो मैं यहां पे ड्रॉ करूं, ऐसा कुछ है, तो यहां पे देखो पूरा दिख रहा है, थोड़ा अलग ड्रॉ करती है। चलो इसमें थोड़ा राइट एंगल टाइप का फील दिलाता हूं। मान लो ऐसा एक ट्रायंगल है, तुम इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, ये 90 डिग्री है, ये दो एंगल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबा कौन सा साइड होता है? Which side is the longer one? परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, या फिर हाइपोटेनस होता है? कॉमन सी बात है, द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल को कंसिस्ट करने वाला ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल बोलते हैं या फिर राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो होता है उसका हाइपोटेनस। और हमेशा याद रखना कि हाइपोटेनस का ऑपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है जो कि 90 डिग्री होता है। ये एंगल और ये एंगल मिलके 90 होते हैं और ये अकेला 90 होता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑपोजिट जो साइड है या फिर ये जिस साइड के ऑपोजिट है वो तीनों साइड से बड़ा है। तो यहां से रिलेट कर सकते हो। मैं क्यों इतनी बार बोल रहा हूं? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। इसका हम डायरेक्ट पुट सवाल में देखने वाले हैं कि वो चाहे ट्राइंगल का कोई भी साइड हो, अगर वो सबसे बड़ा है तो उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा। वही लिखा गया है अंग्रेजी में, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर अनइक्वल। अगर सेम है जैसे आइसोस्केलेस ट्राइंगल में, तो ऑपोजिट एंगल भी सेम होता है। अगर कोई एक से बड़ा है तो वो एंगल भी थोड़ा बड़ा होगा। तो वही इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर अनइक्वल द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, तो जो लंबा साइड है उसका ऑपोजिट एंगल भी लार्जर है, मतलब सबसे बड़ा है। समझ गए? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, एक ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें सम ऑफ एनी टू साइड्स, तो किसी भी दो साइड का, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, हाँ बिल्कुल बताया था कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो उसके तीसरे साइड से हमेशा ज्यादा होता है जो बच गया हो। किसी भी दो साइड का, वो ABAC हो जाए, ABBC हो जाए, BCAB हो जाए या फिर ACCB हो जाए, कोई भी दो साइड्स हो उसका सम हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो ड्रॉ करके देखो, वो ट्राइंगल बनेगा ही। समझ पा रहे हो? अगर ये केस सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही आसान सा थ्योरम बनता हुआ जिसमें तुम लिख सकते हो AB प्लस BC विल बी ग्रेटर देन AC, देन AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन BC, एंड और क्या बचेगा? AB BC, AB AC। अब चलो लेते हैं BC प्लस AC विल बी ग्रेटर देन AB, एंड BC प्लस AB तो है, तो और क्या रहा? AC प्लस AB, नहीं ये भी है, AC प्लस BC। हाँ तो ये हो गया, देखो तीनों हो गया, AC BC AB, हाँ बिल्कुल हो गया ये तीनों। तो ये तीनों केस होंगे, ऐसा बोला गया है इस थ्योरम में। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम, हाँ और एक है, उसके बाद सवाल करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम, इन एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो जैसे बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा था, वैसे ही बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होगा। तो वैसे देखो ये ट्राइंगल ABC है, यहां पे सबसे बड़ा क्या बोला है हमें? ऑपोजिट टू लार्जर एंगल। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? ये B वाला एंगल। देखो पूरा ये 90 डिग्री से बहुत बड़ा है, बाकी दोनों तो छोटे छोटे हैं।
तो इससे सामने वाला साइड ऐसे बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुम नजर से देखो यार, पूरा ट्राइंगल है, बिल्कुल बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है बाकी ये साइड और ये साइड से। समझ पा रहे हो? तो इसी के साथ ये थ्योरम भी प्रूव होता है। तीनों थ्योरम खत्म हो गए, एक सवाल करेंगे, चैप्टर का दी एंड करेंगे। सो बिफोर आई मूव टू द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट थ्योरम इज, देखो, the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है और सिंपल थ्योरम भी है। तो कोई भी ट्राइंगल ले लो, दुनिया में जितने भी ट्राइंगल एग्जिस्ट करते हैं, पहली बात ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या है? तीन साइड्स जुड़ के जो एक फिगर बनाते हैं, जो एक पॉलीगॉन बनाते हैं, उसको हम ट्राइंगल्स बोलते हैं। तो कभी भी उनका जो साइड्स का मेजरमेंट देखो, और जो किसी भी दो साइड्स का मेजरमेंट का सम, किसी भी दो साइड्स का मेजरमेंट का सम हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होगा। किसी भी दो साइड, मान लो ये एक ट्राइंगल है, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये मैंने बिगिनिंग में भी बता दिया था, अभी ये थ्योरम के तौर पे आ गया। इसके बाद सवाल करके चैप्टर का एंड करेंगे। तो इसमें साइड देखो, ए बी है, बी सी है और ए सी है। कौन कौन से साइड है? ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो इसमें किसी भी दो साइड, मान लो ए बी और बी सी लेते हैं, तो 10 + 10 20, ये उसके थर्ड साइड जो ए सी है उससे ज्यादा है कि नहीं है? ऑब्वियसली 20 इज ग्रेटर देन 11, दैट्स व्हाई दिस थ्योरम इज सेटिस्फाइड इन दिस ट्रायंगल। और कोई साइड लो, ए बी और ए सी ले लो, 10 + 11 21 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10। या फिर ये दो साइड ले लो, 11 + 10 21 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10। तो कोई भी दो साइड ले लो वो ट्राइंगल में, तो वो हमेशा थर्ड साइड के ज्यादा होगा उसका सम। पहले किसी भी दो साइड का सम उसके थर्ड साइड से ज्यादा होगा। अब ये देखो पी क्यू आर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान सकते हो पी क्यू आर। तो यहां पे भी किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से इक्वल हो। या फिर 10 + 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 12, 12 + 10 22 इज ग्रेटर देन 7, 7 + 12 19 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10। समझ गए? तो हमेशा किसी भी दो साइड का सम उसके तीसरे साइड से क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए? तो यही फंडा था। इसके बाद एक दो सवाल करेंगे, इसको क्विट करेंगे। ऐसा भी कोई भी ट्राइंगल हो, अगर कोई ट्राइंगल में दो साइड का सम, मान लो कुछ ऐसा साइड है, उसका एक साइड का मेजरमेंट 2 है, 3 है और तीसरा 6 है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये ट्राइंगल, इस मेजरमेंट का ट्राइंगल तुम बनाओ, ड्रॉ करो, ड्रॉ नहीं कर पाओगे, मैं चैलेंज दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम कहता है कि इससे कम वाला ट्राइंगल कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। The sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side। समझ गए? तो ये थ्योरम खत्म होता है। बिफोर आई मूव टू सम क्वेश्चन, 2-3 करेंगे, चैप्टर को एंड करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। D is a point on side BC of a triangle ABC such that AD equals to AC so that AB is greater than AD। सर क्या क्या बग दिए? क्वेश्चन देखो, बोलता है सीधा सीधा, तो एक ट्राइंगल है ABC हो गया। अब एक पॉइंट D आता है भाई, जो BC के बीच कहीं पे एक लाई करता है। डायग्राम में ये गिवन होगा, ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए है। ये सो दैट वाला क्वेश्चन ना टर्म 1 में आने के चांसेस नहीं है, बिकॉज एमसीक्यू में क्या बोल के सो करो बोलेगा, ऑप्शन में दिया होगा कि सो हो गया, सो नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं आएगा। जो फाइंड आउट वाला क्वेश्चन होता है ना, कुछ निकालना, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना, वो सब एमसीक्यू में आने के चांसेस होते हैं। या फिर कोई थ्योरी क्वेश्चन, मान लो कि एसएसएस कौन सा रूल है, कॉन्ग्रुएंसी रूल है या सिमिलरिटी रूल है, तो दोनों हो सकता है। अगर प्रोपोर्शनल है तो सिमिलरिटी है, इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंस है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो ये ज्यादातर पीरियोडिक के लिए मैं पढ़ा दे रहा हूं। तो देखो ABC ट्राइंगल है सच दैट AD इक्वल्स टू AC। ये जो AD है भाई, ये A और D को जो है ये AC के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। चलो मिल गया कुछ। सो दैट AB, ये वाला लाइन, ये AC से AB इज ग्रेटर देन AD, ये जो लाइन बीच में आया है ना, ये AB जो है उससे बड़ा है। मतलब ये AB लाइन AD लाइन से बड़ा है, और डायग्राम में दिख भी रहा है। पर ऐसा तो हम लिख नहीं सकते कि हमें वो दिख रहा है AB बड़ा है तो बड़ा है, ऐसा नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे? देखो प्रूव कर देंगे। तुम्हें पता है कि जब दो साइड एक आइसोस्केलस ट्राइंगल में, ये ADC ये क्या है? आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो उसमें जो सेम साइड होते हैं, उन सेम साइड का ऑपोजिट एंगल भी सेम होता है।
उन सेम साइड का ऑपोजिट एंगल भी सेम होता है। तो इस हिसाब से अगर देखूं तो एंगल ADC विल बी इक्वल्स टू एंगल ACB। क्यों? क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये है और ये सेम होंगे। हम एक थ्योरम में पढ़े थे, बाय थ्योरम लिख देना। ओके, अब देखो और एक चीज मैं कर सकता हूं यहां पे कि पहले से ही मुझे पता है कि ये जो ABC वाला एंगल है, एंगल ABC इज लेस देन एंगल ADC, है कि नहीं है? एंगल ABC ये वाला एंगल ADC से छोटा है। पर किस लिहाज से? तो इस लिहाज से कि ये जो एंगल है ये बाद में ये लाइन ड्रॉ किया गया है, मतलब इसका एंगल थोड़ा खड़ा हुआ है जबकि ये थोड़ा लेटा हुआ है जो डायग्राम में दिख रहा है। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC इज लेस देन एंगल ADC। समझिए, क्योंकि ये जो ऊपर वाला सेम बेस पे है, जो ये लाइन है ये BC लाइन दोनों के लिए सेम है, पर अलग कौन सा है? ये AB थोड़ा लेटा हुआ है और AD थोड़ा खड़ा हुआ है, क्योंकि ये बाद में लाइन ड्रॉ किया गया है। ये इधर टच किया है, ये इधर टच किया है, इसलिए ये एंगल बड़ा है, हम बोल सकते हैं। हो गया? तो जैसे कि एंगल ABC ADC से छोटा है और एंगल ADC एंगल ACB के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ABC विल बी लेस देन एंगल, ये लेस देन और एंगल दोनों सेम हो जा रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे कर देता हूं, लेस देन इज लेस देन एंगल कौन सा? ACB, क्योंकि ADC और ACB सेम है तो जो लिखने से भी चलेगा। तो आंसर मिल गया लगभग, क्योंकि एंगल ABC इन ट्राइंगल ABC, ये बड़ा वाले ट्राइंगल को लो, एंगल ABC ACB से छोटा है और हमें पता है कि छोटा एंगल का ऑपोजिट साइड भी छोटा होता है और बड़ा एंगल का ऑपोजिट साइड भी बड़ा होता है। तो क्योंकि ABC ACB से छोटा है तो ABC का ऑपोजिट साइड यानी AC साइड ये हमेशा एंगल ACB के ऑपोजिट साइड यानी AB साइड से छोटा होगा, क्योंकि इनके ऑपोजिट एंगल छोटे हैं, इनका ऑपोजिट एंगल भी जैसा है उस हिसाब से जो छोटा होगा उसका ऑपोजिट साइड भी छोटा होगा, जो बड़ा होगा उसका ऑपोजिट साइड भी बड़ा होगा। उस लिहाज से AC विल बी लेस देन AB एंड एज पर वी नो AC इज इक्वल्स टू AD जो दिया गया है, सो AD इज लेस देन या फिर स्मॉलर देन AB, या फिर लिख सकते हो AB इज ग्रेटर देन AD। तो मिल गया हमें आंसर, हो गया प्रूफ। और ऐसा ही सवाल कोई आया तो ट्रिक वाला, और वो 7.5 एक्सरसाइज ऑप्शनल है जो दिया गया है ना, उस पर भरोसा मत करना। अपने टाइम में वहां पे लिखा हुआ था दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और उसी से उठ गए थे क्वेश्चन। इस बार लंबे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, पर शॉर्ट क्वेश्चन कहीं पे भी मिल रहा है, छोड़ने का नहीं। और एमसीक्यू सीरीज तो तुम्हारा भैया लेके आ रहा है बहुत जल्द। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म, मैं लेता हूं तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक जगास क्लासेस में जाओ, प्लेलिस्ट चेकआउट करो। जगास क्लासेस से जो पढ़ेगा वही एग्जाम में फोड़ेगा। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।